गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल रिएक्शंस में होने वाली जो भी रिएक्शंस हैं उनकी वेलोसिटी और उनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हेन सम केमिकल्स चेंज टुवर्ड्स अनदर केमिकल्स with the help of temperature, pressure, catalyst और other element, मतलब एक कोई सब्सटेंस लिया वो केमिकली चेंज हो जाए। अगर आप वाटर की बात करते हैं वो आइस में चेंज हो रहा है और वो वेपर्स में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। और अगर वाटर रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से या आयरन से और वो किसी अदर सब्सटेंस में चेंज हो रहा है देन इट्स नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब इनकी स्पीड क्या होगी, चेंज कितनी देर में हो रहा है। जैसे आप अपनी गाड़ी चलाकर आप कहते हो मैंने 2 किलोमीटर चला, कितनी देर में चला। अगर 2 किलोमीटर आप 5 मिनट में चलते हैं, 1 घंटे में चलते हैं तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। हम अगर ये कहते हैं कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में सफर करते हैं तो आप कहते हैं मेरी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। वो वेलोसिटी, वही यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी पढ़ेंगे कि व्हाट विल बी द चेंज ड्यूरिंग द टाइम इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में उसको अपने को पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम इस चैप्टर में सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे? सबसे पहले कोई भी रिएक्शन अपने आप को स्पॉन्टेनियस शब्द यूज करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होने वाली, जिसके लिए हमें मशीन की जरूरत नहीं पड़े। कुछ एग्जांपल्स याद करें, वो रिएक्शंस के नहीं है जैसे पानी का अपने आप नीचे से ऊपर चढ़ना नहीं होता बट ऊपर की टंकी भर जाए और नीचे फ्लो अपने आप होता है, उसे कहा था स्पॉन्टेनियस। एयर की ब्लोइंग हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर अपने आप होती है। ऐसी रिएक्शन जिनके डेल जी नेगेटिव हों वो पॉसिबल होती हैं। डेल जी मीन्स गिब्स, जो उसकी एनर्जी है गिब्स एनर्जी नेगेटिव में हो देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस पॉसिबल रिएक्शन। तो यहां भी सबसे पहली चीज कि कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब उसकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव। हमारे आसपास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसमें से कुछ होती हैं आयोनिक और कुछ होती हैं मॉलिक्यूलर। जैसे अगर मेरे पास नमक का पानी और उसमें AgNO3 मिला हो, आप लोगों ने क्लोराइड का टेस्ट पढ़ा था। AgNO3 में जब हम NaCl सॉल्यूशन मिलाते हैं तो Ag+ और Cl- तुरंत रिएक्शन करता है। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड 10 की पावर -12 से 10 की पावर -16 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ड्रॉप मिक्स हुई और AgCl का व्हाइट PPT तुरंत बन जाता है। तो इस रिएक्शन को आयनिक रिएक्शन कहते हैं, जो बहुत फास्ट होती है। बहुत स्लो रिएक्शंस भी होती हैं जैसे आयरन पर रस्टिंग, वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। तो इन दोनों रिएक्शंस को जनरली हम नहीं पढ़ते इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे जो कि कंपैटिबल हो, हमें आसानी से जिनकी वेलोसिटी जज कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट कितनी है कैसे पता पड़ता है? डेल C, चेंज इन कंसंट्रेशन। अच्छा, जो डेल शब्द लगाते हैं वो हमेशा फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज पर लगाते हैं, मतलब लास्ट वाली स्टेज में से फर्स्ट स्टेज को माइनस कर दें तो डेल। ये कैपिटल डेल और स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप पूरी रिएक्शन को इंक्लूडेड ले रहे हैं तो डेल, और स्मॉल फ्रैक्शंस को ले रहे हैं तो डी। जैसे कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD होते हैं, यहां पर उसे हमें यूज करना है। डिवाइडेड बाय डेल T, चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ है और कितना टाइम लगा है उसका रेशियो इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल लिखा है मैंने, मान ली रिएक्शन का रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। टाइम लिखा है 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, 30। इनिशियल टाइम मतलब मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, मेरे पास 20 बॉल्स है, उसे मैं उस तरफ फेंक रही हूं, ये मान लें। स्टार्टिंग में सारे के सारे बॉल्स मेरे पास है, मतलब एज अ रिएक्टेंट है 20, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। 10 सेकेंड बाद मैं मान लू 2 प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं तो रिएक्टेंट कितने रह जाएंगे 80। ये पूरा हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट है सिर्फ समझाने के लिए।
तो सिर्फ समझें, आंकड़ों की असलियत पर ना जाएं। 20 सेकंड बाद मान लो 15 रह जाता है, 30 सेकंड बाद ये 5 रह जाते हैं। मान लो एक खास बात, रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट चीज जो यहाँ पर इस चैप्टर की टैगलाइन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू कंसंट्रेशन। ये पूरे चैप्टर में हमें याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्शन की उतनी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ अगर मोल 20 है, इन दोनों में तुलना करूं तो इस समय रेट ज्यादा होगी, कम कम कम। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करूं, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो इस समय कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होने लगते हैं। तो यहां पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आने की स्पीड, वेलोसिटी बढ़ेगी और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने की स्पीड, वेलोसिटी कम होगी। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल लिखा है फॉर आर, रिएक्टेंट के लिए निकालने रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 सेकेंड। अगर मुझे कोई कहे कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको रिएक्टेंट के लिए निकालनी है 30 सेकेंड पर, मतलब मुझे ये वाला ब्लॉक देखना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू का चेंज इन कंसंट्रेशन। पहले 20 था, 5 हो गया। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 5 है और इनिशियल 20 है। 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम, 30 माइनस 0 कितना हो गया? 0.5। लेकिन ये माइनस आ रहा है और ये माइनस जो है वो मैथमेटिकल साइन नहीं है, बल्कि वो ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है। ये डिक्रीज शब्द को समझाने के लिए आगे कौन सा साइन लगाया गया है? माइनस का। बाय चांस ये फॉर प्रोडक्ट होता, रिएक्टेंट की जगह किसके लिए निकाल रहे होते? प्रोडक्ट। फर्स्ट चेंज यहां मैं लिखती हूं 15 माइनस 0, लास्ट माइनस इनिशियल। टाइम वही रहता पर मेरा आंसर आता, वहां माइनस का आ रहा था, यहां प्लस का। वहां किसका आ रहा था? माइनस का। इसमें किसका आंसर आएगा? प्लस का। इट मीन्स टाइम के साथ रिएक्टेंट की वेलोसिटी कम होती जाती है और प्रोडक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। बात आती है ग्राफ की। ये जो ग्राफ बनाया गया है वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ये वाली जो रेड लाइन है वो रिएक्टेंट के लिए है और ये जो ब्लू लाइन है वो प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। याद करें 200 लिखा था, देन 180, 160, 150, क्योंकि कम होता जा रहा है। लेकिन ये कभी भी 0 पर नहीं कट होता, कभी भी। इन द सेंस टाइम अनलिमिटेड टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसीलिए ग्राफ बनाते समय, क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम को इस ग्राफ में शो नहीं कर सकते, इस लाइन को कभी भी कंसंट्रेशन की 0 लाइन से टच ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी, कंप्लीट होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए ग्राफ में उसे शो नहीं करते। अगर आप एक ऐसी गाड़ी की कल्पना करें जिसमें जितना ज्यादा पेट्रोल उतनी ज्यादा स्पीड, 100 लीटर था 100 की स्पीड से, फिर 90 हुआ तो 90 की स्पीड से, जब 10 लीटर हो जाएगा तो 10 की स्पीड से, अब 8 लीटर हो गया 8 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। स्पीड कम हुई, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल भी कम हुआ। धीरे धीरे क्या होगा? स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि कंजम्पशन बहुत स्लो हो जाएगा, तो वो एंड तक नहीं पहुंचेगी और यही हालत इसमें है। लेकिन प्रोडक्ट तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो 0 से और एक टाइम जब रिएक्टेंट में चेंज होना रुक जाएगा तो प्रोडक्ट में चेंज होना भी रुक जाएगा। और वो पॉइंट जहां पर इसमें चेंज होना रुक जाएगा वो इक्विलिब्रियम को शो करेगा।
फर्स्ट वाले ग्राफ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को एक साथ ग्राफ में बताया, बट सेकेंड वाले ग्राफ में केवल एज अ रिएक्टेंट ग्राफ शो कर रखा है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, अगर टोटल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो जो वेलोसिटी फाइंड होती है इट्स नोन एज एवरेज वेलोसिटी। बट एवरेज वेलोसिटी काम की नहीं होती। जैसे यहां से आपको नाथद्वारा जाना है, रास्ते में कभी आपकी गाड़ी 20 की स्पीड से भी चल सकती है, अगर भीड़ वाली जगह है, नॉर्मल है तो 40, और अगर बिल्कुल खाली चौड़ी सड़क मिल रही है आपको, हाईवे है, आप 80-90 की स्पीड पे भी जा रहे हैं, और अगर जाने में आपको टोटल 1 घंटा लगता है 40 किलोमीटर में, तो आप स्पीड कहते हो एवरेज स्पीड की, मैंने 40 की स्पीड से गाड़ी चलाई। बट क्या हर समय आपकी गाड़ी उसी स्पीड पे थी? नहीं। सेम आप अगर टोटल रेट निकालते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, पर हर समय उसी रेट से रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो हम किसी ग्राफ से उस समय की इंस्टेंट, जो उस समय की वेलोसिटी हो, तो जिसे कहा जाता है इंस्टेंट वेलोसिटी, वो फाइंड करते हैं। कैसे? ये ग्राफ बना हुआ है, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। मुझे कोई कहता है 20 सेकेंड्स पर आप अपनी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी बताओ, तो मैंने 20 पर एक लाइन ड्रॉ की, उस पॉइंट पर सीधी रेखा, ये जो मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। स्लोप खींचा, स्लोप का जो ये फैक्टर है ये हो जाएगा C1 C2, और ये जो फैक्टर है T1 T2। आप कितनी भी बड़ी लाइन लें, जो ये फैक्टर स्लोप का होगा उसका रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। चाहे आप यहां से लाइन खींचे, यहां से C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, उस 20 मिनट्स पर इसकी वेलोसिटी को शो करेगा, और उस वेलोसिटी को नाम देंगे इंस्टेंट वेलोसिटी। जैसे अगर आप घर से नाथद्वारा के लिए निकले और आपसे कहा जाए कि चिरवे के घाटे के टाइम आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो आप स्पीडोमीटर देखते हैं। एवरेज स्पीड, टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंट मतलब उस समय की, कि 10 मिनट पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी 20 पर। गाड़ी यहाँ गाड़ी नहीं, यहाँ क्या है, केमिकल रिएक्शन कि क्या स्पीड थी, तो उसको निकालने का तरीका होगा ग्राफ में आप उस टाइम पर सीधी लाइन खींचकर उस पर स्लोप ड्रॉ करें। स्लोप का ये फैक्टर होगा C2 माइनस C1 और ये फैक्टर होगा T2 माइनस T1। हमारा फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहां ध्यान रखें, माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो वो माइनस शो कर रहा है कि टाइम के साथ आपकी गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू कंसंट्रेशन। ये पूरे चैप्टर में बार बार ध्यान रखना है। अब इनिशियल रेट, इनिशियल मतलब सबसे पहले, अब सबसे पहले तो हमेशा ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, भले आप 100 लो, 200 लो, 300 लो, स्टार्टिंग में ही ज्यादा होगा, उसके बाद तो प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो जीरो टाइम पर जो रेट होती है इट्स नोन एज इनिशियल रेट, और किसी भी केमिकल रिएक्शन की इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी मैक्सिमम फॉर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूं, प्रोडक्ट तो 0 से स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में हमेशा सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं अलग अलग रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्रिक, मतलब किसी रिएक्शंस में कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके हिसाब से रेट में क्या चेंज होगा। बोर्ड पे लिखी इक्वेशन को समझाने के अलावा एक ऐसी सिंपल एग्जांपल दूं कि मेरे पास 3 मोटर बाइक है, पूरा प्रॉक्सी और हाइपोथेटिकल सिर्फ आपको पॉइंट समझाने के लिए, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों वो बाइक हैं जिनमें जितना पेट्रोल उतनी स्पीड, इसमें 100 पेट्रोल मान लो, इसमें 200 पेट्रोल मान लो, इसमें 300 पेट्रोल मान लो लीटर। इसको समझाने के लिए कहूं 100 को अगर मैं A नाम दे दूं तो ये हो जाएगा 1A, 2A, 3A पेट्रोल।
चलिए, जितना ज्यादा पेट्रोल स्पीड उतनी ज्यादा, तो इसकी स्पीड होगी 1, इसकी 2, इसकी 3। अगर आपसे मैं ये कहूं कि इन तीनों को इक्वल स्पीड में शो करो, मतलब अगर इसकी स्पीड 100 की, इसकी 200 की और इसकी 300 की, तीनों के बीच में इक्वल साइन लगाकर आपको इसको मैथमेटिकल रूप में बताना है, तो आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इक्वल होगा। मतलब जितना गुना, जितना टाइम्स पेट्रोल था उतने नंबर का डिवाइड कर दो तो मेरा आंसर इक्वल में आ जाएगा। अगर आपकी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, जैसे इस रिएक्शन में मैं मान 2A 3B 4C 5D बन रहे हैं, नंबर्स है, मोल्स के नंबर। 2A और 3B आपस में रिएक्शन करके 4C और 5D बना रहे हैं। तो यहां आपको सबसे पहले तो ये देखना रिएक्टेंट कौन है, तो A और B रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कौन है, C और D प्रोडक्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके आगे माइनस लगेगा और जो प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन उसके आगे प्लस। ये माइनस और प्लस मैथमेटिकल साइन नहीं है, बल्कि ये शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की इंक्रीज। अगर इन चारों को रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल साइन में रिप्रेजेंट करना, वापस हम इक्वल साइन में रिप्रेजेंट करना, ए के लिए होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो चेंज के लिए अपन लगाते हैं डेल। सबसे पहले मैंने माइनस लगाया, माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। डी या डेल दोनों यूज कर सकते हैं। डी ऑफ ए मतलब ए की कंसंट्रेशन में चेंज, और आपको लेवल का ध्यान हो तो कंसंट्रेशन को चोको ब्रैकेट से समझाया था, डिवाइडेड बाय डी टी। अगर डेल यूज कर रहे हैं तो नीचे भी डेल, और डी यूज कर रहे हैं तो नीचे भी डी, इक्वल्स टू। अब खास बात, आगे के जो नंबर है उनको 1/2 लिख दो, तो ये पूरा हो जाएगा -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल्स टू -1/3। जो मोल से उतना डिवाइड में लिख दो, माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल ऑफ टी इक्वल्स टू, अब ये प्लस में लिखाएगा, प्लस 1/4 डी ऑफ सी अपॉन डी टी। बार बार वही, अगर आप ऊपर डेल लेते हैं तो नीचे भी डेल, ऊपर डी यूज कर रहे हैं तो नीचे भी डी, इज इक्वल टू 1/5 डेल ऑफ डी बाय टी। किसी रिएक्शन में समस्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल साइन में रिप्रेजेंट करना, उसकी स्टाइकियोमेट्रिक विद रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। पहला काम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें। अगर रिएक्टेंट है तो उनके आगे माइनस साइन लगाएं, अगर प्रोडक्ट है तो उनके आगे प्लस। जो आगे नंबर है उन्हें अपॉन में लिखें और इक्वल साइन लगा दें। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 5a प्लस 6b इज इक्वल टू 7c, तो यहां हो जाएगा -1/5 डेल ऑफ a अपॉन डेल t इक्वल्स टू -1/6 डेल ऑफ b अपॉन डेल t इक्वल्स टू +1/7 डेल c अपॉन डेल t। बहुत आसान तरीका, किसी भी इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे वो मोल्स के नंबर से डिवाइड कर दो तो उनकी रेट इक्वल में रिप्रेजेंट हो जाएगी। आप ये किसी भी एग्जाम्पल पर करके देख सकते हैं। अब बात आती है रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की। लॉ ऑफ मास सेक्शन 11th में पढ़ा था हम लोगों ने कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मोल्स
या एक्टिव मासेस जो चौकोर ब्रैकेट में लगाया था, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने पिछले साल पढ़ी थी, इज प्रोपोर्शनेट टू ए की पावर ए बी की पावर बी, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाया कि ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और ये क्या है, रेट कांस्टेंट। अब अगर ए की पावर ए और बी की पावर बी दोनों 1 मोल हो, ए और बी का एक्टिव मास 1 हो, तो यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। इफ active mass of A and B is 1, then the rate of reaction is equal to rate constant. Rate of reaction rate constant के इक्वल हो जाएगा। वो शर्त क्या है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्टिव मास 1 हो। If active mass of all the reactant is 1, then the rate of reaction is equal to rate constant.